अब हम अपने कार्यक्रम के एक बड़े महत्वपूर्ण सत्र में हैं। महत्वपूर्ण सत्र में इसलिए है कि बस्तर अंचल की जो राजनीतिक पहचान है उसके महत्वपूर्ण चेहरे इस समय हमारे साथ मंच पर हैं। मेरी दाईं तरफ महेश कश्यप जी हैं, किसी परिचय के मोहताज। जब प्रदेश में नहीं है तो अपने इलाके में तो क्यों पहचान के मोहताज होने लगे। आपने उन्हें सांसद के तौर पर चुना है, दिल्ली में बस्तर की आवाज को बुलंद करें, ये दायित्व उनके पास में है। कितना बुलंद कर रहे हैं ये आपकी तालियों से ही हम एहसास लेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां महेश कश्यप जी के लिए। मेरी बाईं तरफ भी भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा है। कुछ लोग जमीन पर दिखाई देते हैं, कुछ लोग जमीन के भीतर दिखाई देते हैं। मेरी बाईं तरफ जो है वो जमीन के बाहर और जमीन के नीचे दोनों तरफ दिखाई देते हैं। जनता की लड़ाई लड़नी हो तो भी दिखते हैं, और जब ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ लोग उसे साजिशें कहते हैं, कुछ लोग उसे रणनीति कहते हैं, वो जब रची जाती है तो उसमें भी वह दिखाई देते हैं। ऐसे बात मत दीजिए। इस समय ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के वो अध्यक्ष के दायित्व में है। मैं उनसे पूछ रहा था अभी बातचीत करते हुए, क्या काम आपके जिम्मे है? लोगों को क्वालिटी के मिले ये सुनिश्चित करना। तो मोदी जी काफी असहज से हो गए। क्यों हो गए ये अभी हम बातचीत में जानेंगे। मेरी बाईं तरफ ही एक और महत्वपूर्ण चेहरा है। किसी समय पर इस शहर ने उन्हें प्रथम नागरिक के तौर पर चुना था। इस जगदलपुर क्षेत्र के महापौर के तौर पर उन्होंने काम किया। राजनीति में बहुत कम लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे मिलते हैं। जतिन जायसवाल जी एक ऐसा नाम है जो बहुत पढ़ा लिखा है, वह हमारे साथ में है। कांग्रेस पार्टी का भरोसा इस विधानसभा चुनाव में उनके रूप में व्यक्त किया गया था। वो भरोसा भविष्य में जनता का भी बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं। दाईं तरफ मेरे राजेश चौधरी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में इस समय नगर निगम में हैं। उनसे समझेंगे कि यह निगम जन आकांक्षाओं को पूरा करने में कितना सफल या कितना असफल है। पर इन सबके बीच में एक चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रदेश की राजनीति में अमूमन कांग्रेस और भाजपा के बीच बात होती है, पर इन सबके बीच एक आवाज हमारे पास रायपुर में पहुंचती है, वो सर्व आदिवासी समाज के रूप में सुनाई देती है। राजा राम तोड़ेम उसकी आवाज के रूप में हमारे बीच में है। उन्हें खासतौर पर हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, समझने के लिए कि कांग्रेस और भाजपा ऐसा क्या नहीं कर पा रही जिसके चलते उन्हें इस संगठन के माध्यम से आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। तो बातचीत की शुरुआत महेश कश्यप जी से करते हैं, क्योंकि वो इस क्षेत्र के सांसद हैं। मैं चाहूंगा महेश जी आप माइक लेंगे और शुरुआत यहीं से करते हैं कि बस्तर अंचल का मुख्यालय जगदलपुर कहां खड़ा है? लोग जितनी संभावनाओं भरा इस क्षेत्र को बताते हैं, वाकई उतनी संभावना है या लोगों ने उम्मीद ज्यादा कर रखी है? देखिए, जगदलपुर बस्तर संभाग का मुख्यालय भी है और एक समय अविभाजित बस्तर का केंद्र जगदलपुर रहा है। और जगदलपुर के सर्वांगीण विकास की बात करें, एक समय बस्तर का मुख्यालय होने के बावजूद इसी बस्तर को काला पानी के सजा के रूप में पहचाना जाता था और उसका केंद्र जगदलपुर हुआ करता था। लेकिन आज एक मुख्यालय के रूप में जगदलपुर का शहर का विकास बहुत कुछ अभी शहर के हमारे जैसे गणमान्य नागरिक, यहाँ के व्यापारियों के अनुरूप हो रहा है। ऐसे भी मैं सुन रहा था, हमारे इस शहर के वरिष्ठ जन, हमारे व्यापारी संस्थान के लोग भी कह रहे थे कि शुरू से ही जगदलपुर को एक व्यवस्थित एक टाउन प्लानिंग के तहत हुआ शहर है। लेकिन उसके विकास की बात करें तो मैं समझता हूं 2000 के बाद जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण करके दिया और उसके बाद हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बना और एक प्रकार से बस्तर
का विकास के साथ साथ जगदलपुर शहर का विकास आज जो देखने को मिल रहा है, आज रोड चौड़ीकरण, रोड की बात करें, सड़क की बात करें, नाली की बात करें, स्वच्छता की बात करें, लगभग आज जो शहर बस्तर का केंद्र देखने को मिल रहा है तो ये हमारी सरकार में है। तो कहीं ना कहीं आज भी कुछ खामियां होगा, उसको दूर करने के लिए हम लोग काम लगातार कर रही है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और शहर हमारा बस्तर का जो जगदलपुर शहर है सबसे अच्छा सुंदर शहर कैसे माना जाता है, और यहाँ के सामाजिक सद्भाव से लेकर सभी दृष्टि से हमारा बस्तर का ये जो मुख्यालय है एक अलग पहचाना जाता है। इसलिए ये शहर पहले की तुलना में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है और बहुत बदल चुका है। अच्छा महेश जी, एक बार बताओ, आपने तो ऐसा बताया कि स्वर्ग अगर कहीं है तो केवल जगदलपुर में है। हम जगदलपुर या बस्तर अंचल में कहीं पर भी विकास की बात करते तो कहते थे यार नक्सली हिंसा है ना, नक्सली आतंक है, काम करने में बड़ी दिक्कत जाती है। ये जगदलपुर शहर में काम करने में क्या दिक्कत जाती है? 15 साल पहले रमन सिंह जी की सरकार रह ली, 2 साल विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में सरकार है। एक ट्रांसपोर्ट नगर आप लोगों से बन नहीं पाया शहर के लिए, क्यों नहीं बन पाया? पार्किंग के संदर्भ में कोई आप व्यवस्था दे नहीं पाए, क्यों नहीं दे पाए? जीरम हादसा हो गया, आज तक आप रात में विमान उतर सके ये व्यवस्था नहीं बना पाए। आप बता रहे हो कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये सब कुछ नहीं है तो भी कैसे बढ़िया है? देखिए आज जो कुछ भी दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, चाहे ये गौरव पद की बात करें या शहर के जितने भी सौंदर्यीकरण की बात करें, ये हमारी सरकार का देन है। चाहे बड़े बड़े नाली आपको देखने को मिलेगा, चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण आपको देखने को मिलेगा। आज शहर का गली गलियारे में देखेंगे, मैं तो हर बार आता हूं दलपत सागर में जलकुंभी ही देखकर जाता हूं। देखिए एक जलकुंभी जो है एक प्रकार से जलकुंभी एक प्रकृति को उसका वो है। देखिए जलकुंभी कहीं भी अगर उसको हम ध्यान नहीं देंगे, पानी में आएगा तो बढ़ेगा। उसको समय समय पर ठीक करना हमारी जवाबदारी। अभी आप जाके देखिए जैसा पहले था आज वो बहुत बदलाव दिखेगा। देखिए कितने मकान बन गए दलपत सागर इलाके में। अब आपने बताया बहुत बदलाव हुआ दिखेगा। दलपत सागर पहले 300 एकड़ का था, फिर पता चला 250 एकड़ हो गया, फिर 225 हो गया, अब कितना रह गया? देखिए मकाने कितना बने आप सबके मालूम है और सभी लोगों को मालूम है। अब मकान तो बनेगा, लेकिन अगर अतिक्रमण होकर अप्रोच होकर अगर बना होगा कि करके बनाया होगा, किसी ने भी बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं खामी है और उसका जवाबदारी हम सबका है। सिर्फ पार्टी या सरकार का नहीं है, नेता का नहीं है, जनता का भी उतना ही जवाबदारी बनता है कि हमारी शहर का सुरक्षित संरक्षित करना और उसको सौंदर्यीकरण करना। और अरे जनता ने आपको चुन लिया, आप उसके बाद में अतिक्रमण हो रहा है तो इसे भी जनता ही रोके, तो फिर आपको क्यों चुने? जनता कोई भी सरकार चुने, जनता जरूर सरकार चुनती है, लेकिन जब तक जनता का डिमांड नहीं होता, जनता के मांग नहीं होता। जैसे एक माँ बेटा बेटी पैदा भी कर लेता है, लेकिन जब बच्चा नहीं रोता है ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो इसीलिए जनता सरकार चुनती है, लेकिन उसका जवाबदारी भी है कि कहाँ खामियां, क्या त्रुटियां और क्या कमी है, उसको दूर जनता का डिमांड होता है। अगर ऐसा है तो जनता का आवाज होगा तो निश्चित उसका ऊपर कार्रवाई होगी। तो जनता तो समय समय पर बता देती है, तो आप चाहते क्यों कि हर 5 साल में जनता आप लोगों को बताए? नहीं, हमारी सरकार बताया तो था जनता ने 2018 में 27,000 वोटों से आप लोगों को। हमारी सरकार जब भी रही है जनता के मांग के अनुरूप, जनता के इच्छा के अनुरूप, चाहे शहर का विकास की बात करें, रोड नाली सड़क बिजली पानी की बात करें, ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर रहे हैं। जगदलपुर में शहर में जगह नहीं होने, सिमरा में हमने ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाया था, भले वो अभी वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में यूज नहीं हो रहा है। और जगदलपुर में पार्किंग की बात करते हैं तो पार्किंग का व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज इतवारी बाजार में पार्किंग का व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुसार हमने लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। मोदी साहब जरा थोड़ा रोशनी दो आप। महेश कश्यप जी ने बताया कि हम तो जनता के अनुरूप काम करते हैं, फिर बोलो वो ट्रांसपोर्ट नगर हमने वहां बनाया, ये अलग बात है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये जनता के अनुरूप काम करते हुए वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने क्यों गए थे भाई? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। क्या नहीं जाओ? हाँ नहीं, इसलिए जाना चाहता हूँ माइक आपके पास में, क्योंकि आपकी मर्जी है। हाँ 2000 के आसपास जिस दलपत सागर की बात हो रही थी वो समुद्र कहलाता था, हमारा मोती तालाब कहलाते थे। उस क्षेत्र में कोई आने जाने के लिए शाम को डरता था जी। उसके बाद 2000 में जब नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारी सरकार बनी पहली बार,
तो दलपत सागर की सुध लिया गया। और उसी समय से परिकल्पना हुई कि क्योंकि शहर आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है जी, यहाँ पार्किंग की समस्या भी आ सकती है। आने वाले समय में चूंकि बस्तर का जो परिवहन संघ है और ये तकरीबन ये देश का सबसे बड़ा परिवहन संघों में गिना जाता है जी, और एक प्रमुख आधार रहा है, इनकी सुविधा देने के लिए एक ट्रांसपोर्ट नगर की भी व्यवस्था बनाई गई थी। जब 2000 में हम अलग हुए 2001 में, और जब छत्तीसगढ़ बना और 2002 में किसी कारणवश हम हट गए यहाँ से, फिर 2004 में बना हमारा नगरीय निकाय क्षेत्र में। ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता को निश्चित रूप से आपकी बात को मानता हूं मैं, इसमें काम होने की आवश्यकता है। और इसमें चूंकि मैं एकदम ईमानदारी से कबूल करता हूं कि चूंकि सरकार हमारी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समस्या को समाधान करें जी। लेकिन यह भी सच है कि हमारी जो सरकार की जो भी अभी बैठे हुए चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र, अभी 10 साल तक पिछले 10 वर्षों में नगरीय निकाय क्षेत्र में हम नहीं थे। अभी 1 वर्ष पूर्व हम नगरीय निकाय क्षेत्र में आए हैं। हाँ, 1 वर्ष नगरीय निकाय में उनका कहना है नगरीय निकाय क्षेत्र नगरीय। भाई उनकी वेदना को समझो। चुनाव के माध्यम से आप साल भर पहले आए, पर जो हमने बताया कि बंद कमरे में जो मद्दी जी कर देते हैं, उससे आप उससे पहले ही यहां पर सरकार में आ गए। मध्य जी अलग से कुछ नहीं करते, जो जनता चाहती है हम वही करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की धारणा भी ही रहती है। हाँ, आप मतलब अगर आप 1 वर्ष को अगर 1.5 वर्ष मानेंगे या 2 वर्ष मानेंगे तो समय बहुत ज्यादा नहीं होता। 10 वर्ष का अगर कोई शासनकाल है जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन समस्या के बारे में पूरी गंभीरता से विचार भी हो रहा है, क्योंकि जो समस्या एक आम आदमी को दिखता है तो जो सरकार में बैठे उनको भी एक नहीं, मैं तो आपकी उस गंभीरता भरे एहसास को समझना चाहता हूं। जिसमें पहले 15 साल आप प्रदेश में रह लिए, फिर 2 साल से आप प्रदेश में हैं, 17 साल में आप ये समझ पाए कि ट्रांसपोर्ट नगर की शहर को जरूरत है। नहीं, मैं आपको पहले ही कहा था कि शिद्दत से कोई हम ऐसा बहाना नहीं कर रहे हैं कि भाई हम इसको करना चाहिए था, हम ये कर दिए वो कर दिए। बस निश्चित रूप से ये करना चाहिए था, हमारी जिम्मेदारी भी है। और चूंकि शहर का जो व्यवस्थित व्यवस्था है, आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शहर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ के ही पैदा हुआ हूं। अनुपमा टाकिज के बाद कोई व्यक्ति एक रिक्शा तक नहीं जाता था धर्मपुरा जाने के लिए शाम को 6 बजे के बाद। ये परिस्थिति जगदलपुर की रही है जी। वो हम क्योंकि हम उधर 95-96 में वहां शिफ्ट हुए, शहर के बीच में रहते थे, था कोई लाइट नहीं थी। 2000 के बाद जब नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारे संतोष बाफना जी नगर पालिका अध्यक्ष बने तो तब शहरी सीमा में भी नहीं था वो जी। जब शहरी सीमा में फिर 9 वार्ड जुड़े हमारे, और जो 9 वार्ड थे ग्रामीण क्षेत्र थे हमारे, उसके उत्थान के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं थे। जब शहर से कोई नया जगह जुड़ता है, नई चीज जुड़ता है तो उसमें ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से चाहे दलपत सागर की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, चाहे और भी ऐसी समस्या होती है, क्योंकि समस्याओं का समाधान जैसे जैसे समस्या आती है और करते हैं, विकास का भी कोई अंत नहीं होता, वो तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो शुरुआत में जो चुनौतियां थी, हमारे शहर के जो किनारे के वार्ड थे, जो मूलभूत सुविधा थी, ना नालियां थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना विद्युत की व्यवस्था थी, और ऐसी परिस्थितियां थी कि वो अभी भी ग्रामीण परिवेश में थे। आज भी बहुत से ऐसे वार्ड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इतने वर्षों के नगरीय निकाय क्षेत्र में आने के बावजूद भी और भी गुंजाइश है काम करने के लिए, और ये होगा। इसी में बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए, और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा ये बनेगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, ये मद्दी जी का कहना है। पर मद्दी जी, हम तो आपसे थोड़ा और समझना चाहते हैं। वो आप लोग जब भी कोई चुनाव होता है तो बताते हो कि इसलिए आपको सरकार बननी चाहिए, 1 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, शहर में भी हो, प्रदेश में भी हो, केंद्र में भी हो। एक फ्लाइट रायपुर तक के लिए नहीं चलवा पाते, ऐसी कैसी सरकार चलाते हो भाई? हाँ, मैं उसमें कहना चाहता हूं। आज से कुछ वर्ष पूर्व हम सोच सकते थे कि बस्तर से क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज होगा, हम नहीं सोच सकते। हमारे लिए महारानी अस्पताल ऐसा अस्पताल बहुत सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। हम नहीं सोच पाते थे कि जगदलपुर के शहर में या बस्तर में एक मेडिकल कॉलेज भी जिसमें फैकल्टी सब आएगा, हम नहीं सोच पाते, वो हुआ। आज तक हम ये कभी नहीं सोच पाते थे कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की यहाँ परिकल्पना भी की जा सकती है और यहाँ बनेगा, ऐसा हम सोच भी नहीं पाते थे। आज वो बना है और निश्चित रूप से आगे ठीक होगा। आज कभी हम सोच भी नहीं पाते थे कि जगदलपुर में भी एरोप्लेन की कनेक्टिविटी भी चालू होगी, ये कभी भी नहीं सोच पाते थे।
क्योंकि हम लोग तो राज्य परिवहन के बसों में जाने वाले व्यक्ति लोग हैं और यहाँ से रायपुर जाने के लिए 12-12, 15-15 घंटा लग जाते थे, ऐसे लोग हैं। तो हम कभी सोच नहीं पाते थे कि हम यहाँ से हमारे बच्चे जहाज देख पाएंगे, ऐसा सोच नहीं पाते थे। लेकिन ये भी काम हुआ। आज जो 40 वर्ष पूर्व जो नक्सली समस्या को हुआ था, मैं तो कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ये परिस्थिति देखूंगा जो उनका अंत का समय आ गया, मैं कभी नहीं सोच पाया था। लेकिन एक इच्छा शक्ति रही, काम करने का एक ललक रहा। आज हम इस परिस्थिति में खड़े हैं कि हम जो सोच रहे हैं कि नक्सलवाद बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ऐसी चीजें देखिए, आप दिल्ली से किसी को बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ चलना, डर जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या परसेप्शन है? और छत्तीसगढ़ वाले बोलेंगे बस्तर जाना है, वही जगदलपुर वाले को बोलोगे कि आपको सुकमा जाना है, तो हमारे घर वाले बोलते थे अरे कहाँ जा रहे हो भाई? क्योंकि मैं रहा हूँ सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, मैंने क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। आज हमारे घर वाले निश्चिंत हैं, नहीं आप बीजापुर जा रहे हो तो हमको मालूम आप सकुशल आ जाओगे। घटना दुर्घटना अलग विषय है, लेकिन ये जो शांति का वातावरण बन रहा है, ये जो बना है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए ऐसा कोई कारण मुझे नहीं लगता कि जगदलपुर के लिए, बस्तर के लिए कोई आवश्यकता हो और अब भविष्य में पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मोदी साहब, मैं जब आपसे अर्थशास्त्र का प्रश्न करता हूं तो आप राजनीति शास्त्र का उत्तर क्यों देते हो? देखिए भाई, मैंने एक सरल सा सवाल पूछा इतने लोगों की मौजूदगी में, और बस इतना सा पूछा भाई कि इसलिए करोगी, डबल इंजन की सरकार चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। मैं कहा अब तो तीनों इंजन आपके ही है ना, कोई शक तो नहीं? मतलब संजय पांडे जी पे शक है या विष्णुदेव साई जी पे शक है, मोदी जी के संदर्भ में खैर आपको कहां शक होने वाला है? भाई फिर भी रायपुर जगदलपुर की फ्लाइट नहीं चलती। मेरा सवाल केवल इतना था, उस बारे में आप हमें बीजापुर ले गए, आप हमें सुकमा ले गए, जाना हमें रायपुर था, ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो आप? हाँ, वो भी बता रहा हूं। ये चूंकि आपको इस बार में पूरी जानकारी है कि यहाँ की फ्लाइट बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि आपको पूछना है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में बैठे हैं और हमको जवाब देना है, हम क्योंकि सरकार में बैठे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार में अभी आएगा कि जो आप बोल रहे हो शुरू होने वाली है। सुनिए, रायपुर की उड़ान योजना के अंतर्गत जो फ्लाइट चालू हुई थी, और उड़ान योजना का एक नियम था, एक सपोर्टिंग जो रहता है, जो सब्सिडीज रहता है, उसका एक अवधि रहती है जी। वो अवधि खत्म होने के बाद जैसे ही वो उसकी वो सब्सिडाइज खत्म हुआ तो लोगों को एक वाइबल, क्योंकि क्या होता है, कोई भी अगर कोई कमर्शियल चीजें आती हैं या तो सरकार की चीजें आती हैं तो उसमें वाइबिलिटी जरूर देखी जाती है। और रायपुर से मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया ये बताता हूँ। यहाँ से हैदराबाद क्यों चल रही है और रायपुर क्यों नहीं चल रही है? हैदराबाद तो ज्यादा दूर है ना भाई, रायपुर से तो ज्यादा दूर है। हैदराबाद क्यों चल रही है भाई? आप रायपुर क्यों नहीं चल रही, वो तो पूछ रहे हैं। हैदराबाद क्यों चल रही है? तो दोनों बंद हो जाना चाहिए था। नहीं, इसलिए नहीं चल रही है। मैं बताता हूं, हाँ। आप लोग परेशानी महसूस कर दो, ये जगदलपुर के लोग बार बार रायपुर आ जाते हैं, अपनी मांगे करते हैं, इसलिए इनको जगदलपुर में ही छोड़ दो। रायपुर में जो भी बैठे हैं हमेशा स्वागत करते हैं कि जगदलपुर वाले आए, मांगे करो, उसको पूरा होना है। आप दूसरी बात, रायपुर की जो बात हुई थी, जब हमने भी बहुत कोशिश की, और ऐसे नहीं कि आपकी इच्छा और हमारी इच्छा नहीं है जी। हम भी चाहते हैं कि यहाँ वायु क्षेत्र से जुड़े, और मैं चूंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए उस टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, लेकिन इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत जल्द रायपुर जो जगदलपुर रायपुर और जो हैदराबाद की जो कनेक्टिविटी जो उड़ान की बनी है फिर से होने वाला है। और अगली बार मैं चाहूंगा कि जब आप ऐसा बैठेंगे तो आप प्लेन से ही आएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, पर चालू होगी फिर बंद नहीं होगी, इसमें कुछ कह पाएंगे आप? देखिए सुनिए, सरकार की पूरी कोशिश करती रहती है कि कोई योजना चालू हो तो मैच्योरिटी हो, बराबर लगातार पहुंचते रहे। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। 2012 में हम लोग सभी रेल के पटरी में बैठे हुए थे, लगातार आंदोलन किया। दिनेश त्रिवेदी जी रेल मंत्री थे, हम लोग सब डेलीगेशन में रूप में गए थे। उस समय कुछ ट्रेनें आई थी, एक ट्रेन आई थी हमारे पास, यहाँ से हम रायपुर की कनेक्टिविटी चाह रहे थे, वो कनेक्टिविटी थी दुर्ग जगदलपुर की इंटरसिटी। चालू हो गई, बहुत हम लोग भी खुश हुए, चलो तामझाम से शुरू हुआ। लेकिन जब उसकी व्यावहारिकता सामने आई कि वो व्यवहारिकता कि रायपुर हम बाय रोड 5 घंटे में पहुंच सकते थे, वो कितना घंटा ले रहा है। और उसमें जो पैसेंजर बैठते थे पूरे ट्रेन में 5, 10, 12, 25 ऐसे बैठते थे। तो जो चीजें शुरू हुई महत्वाकांक्षी थी, हम लोग भी चाहते थे ट्रेन से जुड़ जाए, लेकिन चल ही नहीं पा रहे थे। तो सरकार की अपनी कोशिश रहती है कि हम चालू करें, लोग आए, चालू रहें।
तो अंत तक जाना सरकार को नहीं है ट्रेन में, वो तो लोगों को जाना है। यहाँ के व्यापारी हैं, जब किसी काम पड़ता है, किसी मेडिकल क्षेत्र में जाना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें दो मत नहीं है कि बहुत जल्दी प्लेन चालू होगी और इस बार चालू होगी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि आगे भी मैं आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी पूछेंगे आपकी बंद कैसे होगी। मोदी जी ने बोल दिया है कि अब की बार चालू होगी तो बंद नहीं होगी। जतिन जी शायद इसको याद रखेंगे, लेकिन जतिन जी आपसे तो सवाल इस बात का है, भाई 5 साल में कुछ तो ऐसा आप लोग किए जिसके चलते 2 साल पहले ये आ गए। ये 2 साल में कैसा कर रहे हैं कि 3 साल बाद आप अपने आने की फिर उम्मीद कर पाओ? सबसे पहले आईएनएच और हरिभूमि की पूरी टीम को बस्तर में मां दंतेश्वरी की धारा में आप सबका स्वागत, धन्यवाद। आप लोग आए जो रायपुर से हम व्यापारियों की, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनने के लिए और यहां पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में पहुंचाने तक के लिए सबसे पहले हिमांशु भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। मैं नहीं बोलूंगा कि मेडिकल कॉलेज नहीं बना, जिसने भी बनाया थोड़ा सा डिसीजन गलत हुआ जो शहर से दूर है। आज कोई पेशेंट को अगर डीमरापाल ले जाना है, वो यहां के लोग जानेंगे कि उनको कितनी तकलीफ होती है सबसे पहले, और वहां पहुंचने के बाद जब डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं तब वो तकलीफ कितनी बढ़ जाती है। जिसने भी बनाया, जिसने भी सरकार ने किया, आज शहर के लिए हुआ, यहां की जनता के लिए हुआ। अच्छा एक बात बताओ जतिन जी, नहीं सुपर स्पेशलिटी क्या है, आपने 2 बार बोल दिया जिसने भी बनाया, आप जगदलपुर में रहते हुए भी नहीं जान पाए आज तक कि किसने बनाया? इसलिए जगदलपुर में जब इसका शुरुआत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी थी जी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जब सैंक्शन हुआ था, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, सेंट्रल में यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसको क्रियान्वयन में लाया गया, कंप्लीट किया कांग्रेस पार्टी ने जब विगत 2 साल पहले। आज 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है यहां पर इस प्रदेश में, और उसको इंप्लीमेंट, उसको चालू नहीं कर पा रहे। अभी विगत 3 महीने से वो स्टार्ट हुआ है, उसका टेंडर प्रक्रिया, इसको एमओयू प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया में गई, 2 महीने पहले उसने स्टार्ट किया कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स हैदराबाद के साथ। विधिवत उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, परंतु वो चालू हो गया है। लेकिन आज की तारीख में 7 डिपार्टमेंट हैं, उसमें उन डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर्स नहीं है। कैथ लैब खुला है। सबसे पहले जो जगदलपुर की सबसे बड़ी समस्या है वो हार्ट डिजीज को लेके है जी। यहां से अगर किसी को छोटा सा भी माइनर अटैक आता है, मेडिसिन के डॉक्टर्स को चेक करते हैं, या तो विशाखापट्टनम ले जाएं या तो रायपुर शिफ्ट करें। मध्यम वर्गीय परिवार तो पहुंच भी नहीं पाता है साहब। उसके लिए सुपर स्पेशलिटी खोला गया है 2 साल के बाद। अभी वहां कैथ लैब है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं ला पा रहे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स। आज भुगत रही है हमारी जनता जी, पार्टी कोई भी हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2 साल से है तो अब तक उसको शुरुआत करके आम जनता को एक सुचारू रूप से हार्ट का, ब्रेन का, न्यूरो का एक भी डॉक्टर पूरे बस्तर संभाग में नहीं है। एक अभी आए हैं कुछ महीनों पहले डीमरापाल हॉस्पिटल में सर, जिसका वो सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन। अच्छा एक बात बताओ जतिन भाई, आपने ये बताया कि 2 साल से इनकी सरकार है और अभी तक ये नहीं आया। ये 5 साल आपकी पार्टी की सरकार रही तो कितने डॉक्टर लाकर यहां पर रख दिए थे आपने? 5 साल में या इस कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के बनने का इंतजार कर रहे थे? पहले नहीं, वो हॉस्पिटल जब उसका पूरा बनने के बाद ही स्टार्ट होगा। नहीं 2 साल बाद तो महारानी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में आपको डॉक्टर नहीं देना। महारानी हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको कैसे बनाया जी, उसको कैसे शहर के लिए उपलब्ध कराया जी, किस हिसाब से वर्तमान कलेक्टर ने डीएमएफटी फंड से संविदा में विशाखापट्टनम, वो बड़े बड़े शहरों से, ये सब जानते हैं जी कि विशाखापट्टनम, नागपुर से बड़े बड़े डॉक्टर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लाके यहां पे ट्रीटमेंट कराया जी। जब सरकार बदली तो वो लोग भी वापस चले गए जी, क्योंकि डीएमएफ फंड से उनको सैलरी नहीं मिलने चालू होगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, वापस चले गए जी। मेडिसिन के सब जानते हैं।
मैं नाम नहीं लूंगा डॉक्टर को, लेकिन ये जनता जानती है कि महारानी अस्पताल की स्थिति पहले क्या थी। आज शहर के बीच में महारानी अस्पताल आज की तारीख में यह है कि फर्स्ट एड मिलने के लिए सबसे अच्छी उत्तम जगह हो गई है। ये तो कांग्रेस ने ही किया ना महारानी हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार। जी पहले तो कुछ भी नहीं था। कश्यप जी, आप स्वीकार करते हैं इस बात को? ये महारानी अस्पताल का जीर्णोद्धार जो भी किया वो कांग्रेस ने ही किया। देखिए, महारानी अस्पताल बस्तर के लिए एक वरदान के रूप में हमको मिला था जी और हमारी सरकार ने भी किया। लेकिन जो डीएमएफ की बात कर रहे हैं जी, डीएमएफ का सिर्फ महारानी को सौंदर्यीकरण किया, अंदर से क्या है आपको सबको मालूम है। और डीएमएफ का जितना बर्बाद क्या किए जो हम सबको मालूम है? जितना बर्बाद इन लोगों ने किया, जिसका परिणाम आज भोग रहा है। आज जगदलपुर को डीएमएफ नहीं मिल रहा है, कोंडागांव को नहीं मिल रहा है। यहाँ का पैसा कवर्धा में मेडिकल बना, एक कॉलेज बना नहीं हुआ। और ये लोग 96 लाख का गेट बनाए, वो कई जगह आंगनबाड़ी। तो मेरा कहना है नहीं नहीं, बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। एक जो को दिखा करके एक जगह को दिखा करके पूरा भ्रष्टाचार कर दोगे, ये भी तो नहीं ठीक। अरे कश्यप जी, एक बात बताओ, आपने बताया इन्होंने जो किया इसलिए अब डीएमएफ का पैसा यहां पर नहीं मिल रहा है। भाई, दिल्ली में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, शहर में आपकी सरकार, तो अभी पैसे के लिए आप लाचार, तो फिर आपके होने का मतलब क्या रहा? इसका मैं आपको उत्तर दे दूं। देखिए, डीएमएफ का राशि मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो खनिज न्यास निधि बनाया। 60 साल आपको सांसद जी बोलना चाहूंगा, 60 साल ये यूपीए गवर्नमेंट माननीय मनमोहन सिंह जी की स्कीम थी कि डीएमएफ का पैसा जो भी स्थानीय खजिन का होगा वो स्थानीय जगह में उपलब्ध काम किया जाएगा। आप एक बता दीजिए। देखिए, ये यूपीए गवर्नमेंट की स्कीम थी। उदाहरण दिए, महारानी को आपने बना दिए, 60 साल डीएमएफ का राशि मिला, 60 साल कौन से 60 साल क्या बनाया? भाई एक भी चीज बता दीजिए। 60 साल डीएमएफ का पैसा नहीं मिला। देखिए, मोदी जी के आने के बाद डीएमएफ का राशि का लाभ मिल रहा है। मोदी जी की गांव के आंगनबाड़ी बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है हमारी सरकार में। आप लोगों ने 5 साल में भी क्या किया डीएमएफ का आप बता दूं। एक 96 लाख रुपए का गेट बनाए, वहां वैल्यूएशन हुआ तो 8.5 लाख रुपया, यही काम आपने किया है। बस्तर में पूरे छात्रावास का मरम्मत कराया। सांसद जी, आपको जानकारी नहीं होगी, मरम्मत कराया है। सीएसआर का मद का पैसा था, वो आज माननीय रमन सिंह जी ने कवर्धा में ले जाके स्टेडियम बना दिया। आप ये भी देखिए, वो अपनी कौंसिल राजनांदगांव में स्टेडियम बना दिया। सीएसआर मद का पैसा जो बस्तर का था हिस्से का, वो ले जाके अपने जिले में काम किया उन्होंने। अच्छा, कम से लेकिन अच्छा एक बात बताओ जायसवाल साहब, अपने इलाके में स्टेडियम बना देना ज्यादा बड़ा गुनाह है या उस पैसे से अपना घर बना लेना बड़ा गुनाह है? उस पैसे से अगर बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं अगर मिलती है तो यहां खर्चा करना था जी। अगर आप देखिए, आज की तारीख में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जगदलपुर शहर में, पूरे बस्तर में एनसीडी, नॉन कम्युनिकल डिजीज की संख्या आज बुरी तरह बढ़ रही है, जिसमें आती है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर। कैंसर में भी ब्रेस्ट, ओरल एंड यूट्रस, ये बीमारियां इतनी ज्यादा फैल गई है बस्तर में, जिसकी अवेयरनेस ट्राइबल में, मध्यम परिवार में नहीं है। आज ये 2 वर्षों से ये जो डिजीज फैल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और आपकी जिंदगी। 2 वर्षों से नहीं, आपकी जिंदगी। हर अधिकारी, हर कर्मचारी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आज वो इतना हार्ड काम कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जतिन भाई, हालांकि मुझे जाना है चौधरी साहब के पास में भी और राजाराम जी के पास। आपने कहा कि पिछले 2 साल से ये सारी समस्या आई और इसका बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं तनाव। तो तनाव किस लिए हो गया? भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे इसलिए हो गया, या विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हो गए इसलिए हो गया? इसका भी कारण बताता हूं आपको। भूपेश बघेल सरकार ने, हमने 5 दिन वर्किंग की एक चालू की थी कि 2 दिन शनिवार इतवार कर्मचारियों को छुट्टी देके रेस्ट करने की। ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी जब से 2 साल में आई है, इन्होंने किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं किया कि शनिवार ऑफ है, परंतु अनऑफिशियली शनिवार को हर मीटिंग, हर काम किया जा रहा है। आज वो व्यक्ति इतने स्ट्रेस में हो गया, सरकारी कर्मचारी,
कि इन सब बीमारियों से जूझ रहा है। अच्छा एक बात बताओ जतिन भाई, अगर आपकी सरकार ने इतना ही बढ़िया काम किया था तो 2 साल पहले जनता ने आप लोगों की छुट्टी क्यों कर दी? अब लुहाने सपने, 15 लाख की बातें और ऐसी कई सारे पॉइंट है जो अरे राजनीतिक 15 लाख 2014 की, आप कहां 2023 के चुनाव? उसी प्रकार के मैंने बोला। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, वो भी बता दीजिए। चलिए, गाय घोटाला, लेकिन घोटाला, गोबर घोटाला बता दीजिए। लेकिन मेरी बात चल रही थी, मैं आना है राजाराम जी के पास, लेकिन उससे पहले चौधरी साहब से बात करना चाहता हूं। चौधरी साहब, क्या किए आप लोग? भाई विधानसभा नहीं जीते, लोकसभा नहीं जीते, पर इसके बाद में स्थानीय निकाय भी नहीं जीते। क्या हुआ ऐसा? क्या कर गए ऐसा जो हर स्तर पे खारिज हुए? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आईएनएच को काफी सालों से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलने की आजादी को छीन रही है, वहां आप स्वतंत्र मंच देते हैं, इसके लिए आपका आभारी हूं। और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातें रखूंगा। कुछ हमारे बड़े भाई सब मंच में बैठे हैं। सबसे पहला आज जो ज्वलंत मुद्दा आईजी साहब से लेके आपके पास जितने भी लोग आए, व्यापारी प्रकोष्ठ के हो, सभी लोगों ने एक शहर के बीच का पार्किंग का बात उठाया। जी, मैं आपको बता दूं, एक सरकारी भूमि है जिसमें पार्किंग की मांग को लेकर हम एक जन आंदोलन चलाए, लोगों तक पहुंचे और उस रेडियस के सारे लोग हस्ताक्षर अभियान में अपनी सहमति दिए पार्किंग के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उस पर अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया है। नहीं, बल्कि एक मिनट, मेरा सवाल क्या था चौधरी साहब? मेरा सवाल यह था कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्या किया जिसके चलते हर परीक्षा में जनता के द्वारा आपको अनुत्तीर्ण कर दिया गया? देखिए, मैं तो क्या इसको उसका नहीं, क्या उसका उत्तर यह है कि आपने पार्किंग के संदर्भ में अभियान चलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए जनता ने बिल्कुल आपको अनुत्तीर्ण बिल्कुल कर नहीं। दिया? आपके सवाल का पहले जवाब दे देता हूं। कहीं ना कहीं देखिए, काम हमने बहुत किया। किसका? कांग्रेस की सरकार में शिक्षा के तरफ, स्वास्थ्य के तरफ, हर क्षेत्र में एक प्रयास था और बहुत अच्छा प्रयास था। शिक्षा में मैं बोलना चाहूंगा, ये आत्मानंद स्कूल जो जगदलपुर शहर नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत 3 आत्मानंद स्कूल हैं, उन आत्मानंद स्कूल में जो कर्मचारी हैं पिछले 5 साल से 12,000 की तनख्वाह में वो काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हम आएंगे, रेगुलर करेंगे बोले थे और आज तक एक पत्र नहीं लिखे। ऐसे बहुत सारे काम हमने किया, पर हम कहीं ना कहीं अति उत्साहित हो गए थे, जिस कारण से जनता ने हमें नकारा है। मैं आपके मंच से स्वीकार करता हूं। अब मैं बाकी बातों पे आता हूं, जो मांग पे आता हूं। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर की बात किए हमारे बड़े भाई। ये बताओ, वैसे एक बात जाननी थी, ये अति उत्साह में आप प्रदेश के संदर्भ में बता रहे हो या जतिन भाई के संदर्भ में बता रहे हो? देखिए, ऐसा नहीं है। अति उत्साह में मैं अकेला नहीं, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता शामिल रहेंगे इसमें। जी, बाकी मुद्दे की जो बात है, जी, यहां से बड़े भाई ने आश्वस्त किया इस मंच से। कौन से बड़े भाई? जतिन जी ने? सभी मेरे बड़े भाई हैं, महेश जी ने? सभी मेरे बड़े भाई हैं, आप भी मेरे बड़े भाई हो जी। पार्किंग के लिए आश्वस्त किया, पर पार्किंग की जब धरातल में बात है उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर का जतिन भैया जब महापौर थे, हम यहां सीसीएफ श्रीनिवास राव जी थे, बड़े भाई हमारे मद्दी जी उस समय वन विकास निगम के अध्यक्ष भी थे जी। 50 एकड़ जमीन हम डिमरापाल हॉस्पिटल के पीछे जो बाईपास रोड के किनारे से चयन किए थे, पर वो प्रक्रिया जो है पूरा ठंडे बस्ते पे चला गया। इस प्रकार से अभी जैसे हमारे भाई जतिन जायसवाल जी के समय पर आपने चिन्हित किया, और जब कांग्रेस की सरकार रही तब क्या किया? नहीं, देखिए उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अरे भाई, चिन्हित होने के बाद तो आ गई थी हाँ, ना। हाँ। फिर उसके बाद क्या किए? देख, ये निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत सही है, परंतु उस समय जो पदों में आसीन थे, उनका जो दायित्व निर्वाह नहीं करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का नियत था, इसलिए वो 4 साल में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। नहीं, लेकिन फैसला तो ये
राज्य के स्तर पर होने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप किसके संदर्भ में दोषारोपण कर रहे हो? भूपेश बघेल जी ने ठीक नहीं किया, अकबर भाई ने ठीक नहीं किया, या कौन भाई ने ठीक नहीं किया? देखिए, शहर से महापौर जी का दायित्व था जो पहले जो प्रोजेक्ट आए हैं उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना जी, पर महापौर जी की नियत ही नहीं थी कि कांग्रेस का नाम हो, क्योंकि उनको भाजपा में जाना था। तो आपकी पार्टी ऐसी खराब नियत के लोगों को क्यों चुनती है राज भाई? यही तो भूल हो गई हमसे जी यही भूल हो गई। जी, इसके बाद अब तो इसलिए जनता लगातार आपको उस भूल की सजा दे रही है। बिल्कुल भूल करेंगे सजा मिलेगा और हम स्वीकार कर रहे हैं उस चीज को। जी, और भूल सुधार के लिए क्या कर रहे हैं फिर? अब हम काम कर रहे हैं भूल सुधारने के लिए, इसलिए हमने पार्किंग का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। जी, मैं अब महेश भाई की तरफ आता हूं। ये हर मंच में बोलते हैं कि काला पानी था, काला पानी था, काला पानी था। बहुत सम्मान के साथ बोलता हूं। उस समय मैं कर्मचारी यूनियन का लीडर हुआ करता था जी, एडॉक पे, फॉरेस्ट में मैं नौकरी करता था जी। भाई साहब वहां पे विधायक थे बीजापुर, जी, और उस समय ये डेवलप कर रहे थे। तो भाई साहब को कहां से काला पानी लग रहा था मेरे को समझ में नहीं आया। जी। या फिर वो बोल दे राजा राम तोड़ेम जी, राजन पाम्बोई जी कभी डेवलप नहीं किए, बोल दे जी, ऐसा बोल दे। जी, इसके बाद बड़े भैया मध्य जी बोले हम सोच नहीं सकते थे कि एयर कनेक्टिविटी देखेंगे। मैं पैदा हुआ उससे पहले से एयरपोर्ट बना हुआ है, जी, एयर स्ट्रिप बना हुआ है, जी, और ये सोच नहीं सकते थे कि यहां ऐसा होगा। जी, बोले कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये भाजपा की देन है। और आप भी बोले कि आप 5 साल में डॉक्टर क्यों नहीं लाए? एक डॉक्टर अभी जो वहां है ना, न्यूरो सर्जन, वो भी कांग्रेस के गवर्नमेंट में महारानी अस्पताल में पदस्थ था, पैसे के लालच में वहां गया है। जी। तो इस टाइप के काम कर रहे हैं और कॉन्टिनेंटल प्राइवेटाइजेशन करके ये बस्तर की जनता को लूटने का साधन दिया, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, आप हमेशा ऐसे गलत लोग क्यों चुन लेते हो? फिर से भाई अभी आपने बताया महापौर हमने गलत चुन लिया तो इसलिए ऐसा हो गया। अभी डॉक्टर के संदर्भ में बोले कि हमने ऐसा डॉक्टर लाया वो पैसे के लिए उधर चला गया। ये चयन में इतनी गड़बड़ कैसे होती है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में जिस तरह से सरकार में रहने के बाद औंधे मुंह गिरी थी जी, वापस वो प्रलोभन के दम पर वापस आई है। काय के दम पर? प्रलोभन देकर, जनता अच्छा। को प्रलोभन देकर वापस आई है और उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर। अच्छा, ये औंधे मुंह गिरे थे ये आपने बताया, और आप? हम भी औंधे मुंह गिरे। भाई जोरदार तालियां राजेश चौधरी जी। कौन इतनी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता है? सच्चाई है, बोलने में कोई हर्ज नहीं। तो मैं राजा राम जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना यह है, एक देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल और एक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इन दो दलों की मौजूदगी के बीच आप इस राजनीति के दलदल में कहां से अलग से कुछ उगाने की कोशिश कर रहे हो भाई? लेकिन ऐसा है जी, यह देश लोकतंत्र और कानून से चलता है जी, कानूनन दोनों दलों का रहना बहुत जरूरी है और भी दलें उसमें रहें जी, किंतु जो राजनीतिक दल के जो नेता चुने जाते हैं, जो मतदान के माध्यम से एमएलए हो, एमपी हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे कोई भी हो जी, उनकी जिम्मेदारी जनता के हित में काम करने की होती है। किंतु प्रशासन के माध्यम से जो काम वास्तव में समय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए जी, वो हो नहीं पाता। जी, घोषणाएं तो बहुत सारी सरकारें करती रहती हैं, सभी सरकारें करती हैं। सरकार का कामकाज प्रशासन के माध्यम से चलता है। यदि प्रशासन ढीला हो तो आप समझिए कि जनता का कोई भी काम समय सीमा के अंतर्गत नहीं हो सकता। इसीलिए सरकारों को सबसे पहले तो प्रशासन को टाइट करना चाहिए और जितने भी जो सरकार के जो उपक्रम हैं उनका जो क्रियान्वयन समय सीमा के अंतर्गत यदि हो तो जनता को किसी भी सरकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत बिल्कुल नहीं हो सकती। किंतु वर्तमान में जो स्थिति हमारे खास करके बस्तर संभाग की दृष्टि से यदि हम देखें, देश आजाद होकर 80 वर्ष होने जा रहा है जी, और हमारा जो शिक्षा का जो प्रतिशत है जी, आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यदि हम कहें तो 54% है जी, 32 लाख यहाँ की अभी वर्तमान में बताते हैं जनसंख्या है जी, 32 लाख से कुछ समथिंग ऊपर। तो उस हिसाब से 50% 80 साल में
तो हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में कम से कम 2-3% लिटरेसी यहाँ बढ़ सकती है। अरे वो तो ठीक है। तो जब तक कोई राज्य में या कोई जिला में कोई ब्लॉक में शिक्षित लोगों की संख्या यदि ना हो तो आप समझिए कि भाई वो डेवलप कैसे कर सकता है। विकास की बातें तो हम बहुत करते हैं किंतु शिक्षा व्यवस्था ये दुरुस्त होना चाहिए। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी टीचरों का अभाव है। मैं राजाराम जी आपकी बातें नहीं समझ पा रहा। जी, ये सर्व आदिवासी समाज संगठन आपने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनाया है? जी जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में 1 से 5 तक कक्षा है जी। यदि मान लीजिए एक टीचर रहे तो फिर 5 कक्षाओं को कैसे संभाल पाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां शिक्षकों की पूरी व्यवस्था करे, चाहे कोई भी सरकार। काम आपको शिक्षा का करना है और सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, ये दोनों काम कैसे होते हैं? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में रहने वालों की ये जिम्मेदारी बनती है जी, सरकार की और वहां के कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता इसलिए मैं कहता हूं कि यदि समस्या सरकार तक मतलब आपकी पहुंचाने चुनावी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, राजनीतिक रूप से आपकी कोई सक्रियता नहीं है? नहीं, देखिए राजनीतिक रूप से आप समाज का काम करो तो भी राजनीति आई जाती है उसमें। जी, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग धर्मांतरण के विषय को लेके काफी। अरे आप तो ईमानदारी की बात बताओ। हाँ जी, आप किसकी जड़ों में मठा डाल रहे हो, किसकी जड़ों में पानी? नहीं, किसी जड़ में नहीं, जो सही बात सामाजिक दृष्टि से सही बात यदि आप करो तो सरकार को उस समस्या का समाधान निकालने में जो है ना सहूलियत होती है। अरे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, हाँ जी, कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने के लिए आए हो या पानी डालने के लिए, या भाजपा की जड़ों में मठा डालने के लिए आए हो या पानी? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं जो है हाँ। यदि सच में कहूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, है ना, मैं स्वीकार करता हूं जी, किंतु सामाजिक क्षेत्र में काम करने के कारण जी, जो मैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का जो काम करता हूं उस जी। दृष्टि से सामाजिक रूप से हमारी संस्कृति है, हमारी रूढ़ी परंपराओं को बचाने के लिए जो संविधान में जो कानून बने हुए हैं उसका प्रचार प्रसार करता हूं। चूंकि बस्तर संभाग मूलतः 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, यहाँ के नियम कानून कायदे ये भिन्न जिलों से जो है ना अलग है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर प्रशासन को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रहकर ही उसके नियम कानूनों का पालन करते हुए ही विकास कार्य को गति देनी तो पड़ती है। बस्तर तो छोड़िए, अब तो छत्तीसगढ़ राज्य की कमान एक आदिवासी के नेतृत्व में है। नहीं, तो फिर जाके आपको भाजपा छोड़ इधर उधर में क्यों हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं? निश्चित रूप से साहब, आदिवासी के हाथ में ही कमान है सरकार की, किंतु प्रशासन को जिस तरीके से जो काम करना चाहिए जिलों में विकास कार्य से संबंधित, वो यदि त्वरित गति से होने लग जाए तो किसी व्यक्ति नहीं, अभी कैसे गति से हो रहे हैं? नहीं, अभी तो चल रहा है, जैसे भी चल रहा हो, धीरे धीरे हमारे समस्याओं का समाधान हो रहा है, नहीं होने का तो प्रश्न नहीं है, किंतु वो समय सीमा में होना चाहिए, ये मेरा सरकार से निवेदन है। नहीं, आपका निवेदन कितना खतरा भरा है जतिन जी, क्या समझ पा रहे हैं राजाराम जी को आप? राजाराम जी अभी सर्ववादी समाज के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, पहले क्लियर कर लें। अब आपको इतनी बातचीत नहीं, मैं समझ में नहीं छत्तीसगढ़ आया? सर्वादिवासी समाज के ही आधार पर यहाँ बैठा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो तो वहां अपना मंच अपन साझा करते तो हैं। खुल के बोलिए ना कि सरकार काम नहीं कर रही है। नहीं, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, सरकार की योजनाएं भी अच्छी है। आज देखिए सरकार की मैं योजना आपको अच्छी है तो एक चीज बताना चाहता हूँ आपको जी, देखिए, काफी लंबे समय से जी, बस्तर में नक्सलियों का बड़ा आतंक था जी, आपकी सरकारें लगभग मेरे ख्याल से 40 वर्ष 45 वर्ष तक थी कांग्रेस की, किंतु इस समस्याओं को समाप्त करने के बजाय कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ाता रहा है। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सली समस्या को समाधान करने में बताइए कितना साल लगे होंगे हमारी सरकार को। चुटकियों में खत्म किया, चुटकियों में। आपकी सरकार भी 15 साल रही है यहाँ पर। चुटकियों नहीं, जो समस्या 40 देखिए, जो समस्या 40 वर्षों से आप लोगों ने पाल रखा था, उसको यदि हमने इतने कम समय में यदि हम काम किए हैं, सही बात तो है, इसमें आपको बुराई क्या है? हमने रखा था, आपने उसको 15 साल पानी डाल के सींचा। नहीं, उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसके बाद आपने हटाने की कोशिश की। समस्या तो मैं अभी भी बोलूंगा राजाराम भैया इसमें हाँ जी। कि नक्सलवाद विचारधारा खत्म नहीं कर सकते आप। नहीं, सशस्त्र आपने खत्म किया है निश्चित रूप अच्छा से। एक बात बताओ जतिन जी,
बस्तर का एक उद्धार नहीं, हुआ है। हमारा एक सवाल अलग ही है। विचारधारा से ही विचारधारा खत्म होती है, ये आप ध्यान रखिए। देखो राजा राम जी ने एक तो स्पष्ट बता दी कि हमारी सरकार ने खत्म किया। अब इसके बाद कोई सवाल बचा क्या आपके लिए? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे थे कि वो किसकी तरफ है। उन्होंने बता दिया हमारी सरकार ने खत्म किया। अब भी उलझन है क्या? वापस खत्म हो गया किसान ना। हमारी तो अपनी सबसे कमियां- पहले तो राजा राम जी का इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने बता दिया। पर हमारा सवाल आपसे इससे इतर है। पहले बात होती थी कि नक्सली खत्म होने चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। अब जैसे ही आसार बने हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सली खत्म हो रहे हैं, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी भी अहिंसा पे चलने वाली पार्टी है, तो ये कभी नहीं चाहेगी कि नक्सलवाद इसलिए खत्म आपने हो। नक्सलियों के खिलाफ कभी गोली नहीं चलाई। ऐसा नहीं है। कितने नक्सली मारे गए? अरे अभी तो आप बोले हम तो अहिंसा पर चलने वाली पार्टी है। हाँ, तो हम कभी भी लड़ाई या नक्सलवाद के खिलाफ रही है कांग्रेस पार्टी। और हमारे कार्यकाल में आप देखेंगे कि भूपेश सरकार के समय नक्सलवाद की घटनाएं, आम जनता, फोर्स की नुकसान हमें बहुत कम हुआ है बनस्पत उसके पहले। आप दिखाएंगे जितने भी कांड हुए, ताल मेटला कांड वगैरह, जहां फोर्सेस का नुकसान हुआ है, वो उस कार्यकाल में हुआ है, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अभी फिर अपने सवाल से भ्रमित हो गए इधर। अपना सवाल ये था कि भाई आप लड़े, आप बहुत अच्छी योजना पे काम किए, पर फाइनली अभी ये दिख रहा है कि नक्सली खत्म हो रहे हैं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है। जैसे ये हालात बने हैं, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये सवाल है। नहीं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है जी। ये डबल इंजन सरकार थी जो सेंट्रल से पूरा कॉपरेट करके मिला। हमारी सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉपरेशन नहीं था। जी आज उन्होंने कॉपरेट किया है, जी दोनों ने मिलकर किया है। निश्चित रूप से बस्तर वासियों के लिए तो एक बहुत उपलब्धि और बहुत सुखद बात है जी। कि नक्सलवाद खत्म हुआ है और व्यापार तो व्यवसाय- नक्सलवाद खत्म बस्तर के विकास के लिए ही हुआ है ना? आप मानते हैं इस बात को? 100%। तो फिर आपकी पार्टी के लोग क्यों बयान देते रहते हैं कि नहीं नहीं, नक्सलवाद जो खत्म हुआ है वो तो अडानी अंबानी के लिए हुआ है? क्योंकि जैसे ही खत्म हुआ है, आप देखेंगे अगर अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे तो रायपुर के और बाहर के बड़े बड़े व्यापारी लोग जमीन खरीदना शुरू कर दिए। जी इससे क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है? जी। ये जमीन किसके लिए खाली कराई गई थी? स्थानीय लोगों को कि बाहर से आए लोगों के लिए? ये कितनी बड़ी सूची आपके पास में है? जरा हमें भी तो पता चले किस किसने यहां से इतनी बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली। अभी जतिन जी इतनी गंभीरता के साथ बता रहे हैं। बीजापुर में एक कोरंडम माइंस है जी। सबसे पहले जब बीजापुर में जब शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले हमारी कांग्रेस की एक टीम जाके सर्च किया और उसको एक रायपुर की एक पार्टी ने वैसे ही उसको खरीद लिया। जी। और आप देखेंगे बीजापुर में 100 एकड़ की जमीनें एक चक में खरीदी जा रही है। जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद हटा के एक पीसफुल और एक शांति प्रिय विकासशील बस्तर बनाने की सोच रखी है जी। तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे। जी। ऐसा कोई कानून निकाले कि बाहर से आके कोई जमीन ना खरीदे। जी। अगर लेती है तो उसके लिए पहले वहां पे ग्राम सभा या स्थानीय लोगों से परमिशन लेके ले। लेकिन आए दिन जो प्राइवेट लोगों से जमीनें खरीद के आगे स्थानीय लोग को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें। मोदी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जतिन भाई को जतिन बताना भाई चाहता बहुत हूं परेशान कि है। हमारे यहाँ एक कानून लागू है, आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकते हैं, जनरल नहीं खरीद सकते। एक तो ये है जी। शेड्यूल 5 के अंतर्गत। दूसरी बात यह है कि अगर मैं चाहूं कि बीजापुर में जमीन खरीद सकता हूं, जनरल नहीं खरीद सकता हूं। जी। खरीद सकता हूं। जी। तो बीजापुर वाला तो जगदलपुर वाला बाहर ही हो गया ना। जी। ये अडानी अंबानी का जो नाम लेते हैं, जो भी लेते हैं, जैसे लेते हैं, आज अगर कोई इन्वेस्टर जी। बाहर से आके बीजापुर जैसे सुदूर क्षेत्र में या सुकमा के जैसे सुदूर क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगाने के लिए अगर सोच सकता है तो ये अच्छे शहर नहीं कि खराब शहर है हमारे लिए। जी। ये तो हमारे लिए अच्छे शहर है ना कि हमारे उद्योग स्थापित होंगे। नहीं, एक मिनट, ये उद्योग स्थापित होंगे। हमारे से पहले हम हमेशा बोलते थे कि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारे उद्योग नहीं हो रहे, उद्योग धंधे नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अगर मना के लिए कोई नहीं। अभी आपको बता दो, पिछले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे किरण देव जी और केदार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी केदार जी सभी बैठे हुए थे और यही जगदलपुर में एक समिट हुआ था जिसमें तकरीबन 1350 करोड़ के एमयू हुए थे और उसमें 80% स्थानीय थे, बस्तर के लोग थे। चाहे होटल बनाने के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, चाहे होम स्टे करने के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए हो। ये क्यों हो रहा है ऐसा वातावरण? तो नक्सली खत्म हो रहे तब ना। अगर आपको शांति चाहिए
तो डेवलपमेंट भी चाहिए ना। दोनों चीजों को अगर समन्वय बनता है, हम तो एक बार बोलते हैं कि हमारे कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई उद्योग स्थापित नहीं होते। एक विषय बता देता हूं, आज से कुछ वर्ष पहले तक हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में जगदलपुर में बहुत सीमित संसाधन थे। आज होम स्टे के नाम से, होम स्टे का मतलब है घर में ठहरना है, उनकी हिसाब वो ग्रामीण क्षेत्र में ठहरना है। अगर पर्यटक उनके यहाँ जा रहा है तो वातावरण बन रहा है, तब हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी हो, आप उसमें कांग्रेसी भाजपा ये सवाल नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप बात कर सकते हो कि सरकारी जमीन सरकार ने हड़प करके किसी को दे दिया हो, अगर कोई उद्योग होगा तो एक्विजिशन होता है, उसके लिए एक्वायर होता है, उसके लिए भी नियम बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर मेरा बीजापुर में अगर मेरी खुद की जमीन है, आज अगर उसको कोई खरीदार मिल रहा है तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? जी, आज जगदलपुर में कोई उद्योग लगने वाला है, ये अच्छी बात है कि खराब बात है? निश्चित पहले रूप कांग्रेस से- उसको स्पष्ट नहीं, करना पड़ेगा। आपको सिर्फ हल्ला करना है कि भैया ये नहीं, ये नहीं। आपकी एकदम सही बात है। एक तो सरकार ने एक मिनट, इनका नया सरकार अगर ने- ये अडानी जैसे हैं, ये अगर कांग्रेस के गवर्नमेंट से अगर एमयू करते तो अच्छे अडानी है, और भाजपा गवर्नमेंट में काम करते तो खराब अडानी है। उतना ही फर्क है इनमें, और कुछ नहीं। इनके नहीं, विचारधारा फर्क ही ये वही। नहीं है। फर्क ये है कि नगरनाथ स्टील प्लांट की म्यू हमारे तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने रखी थी, और जो एक्विजिशन किया था हमने लैंड का, जी, आज जब बन के तैयार है तो उसका इन्वेस्टमेंट क्यों हो गया? जी, डिसइन्वेस्टमेंट कहां हो गया? अप्रैल 24 अप्रैल 2025 को कटक के शेयर मार्केट में 60% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो 40% शेयर क्यों मार्केट में एक्सचेंज में डाल दिया गया है? मतलब आप ये नहीं चाहते हो कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान धीरे से प्राइवेट कंपनी को एंट्री देने का तरीका है। अच्छा, अगर जतिन जी, गवर्नमेंट मतलब जतिन जी, नगर जतिन जी, सवाल तो लीजिए ना। अगर एक अच्छी संभावना वाले प्लांट में आम आदमी की हिस्सेदारी का रास्ता खुलता है तो उससे जतिन जायसवाल को इतनी परेशानी क्यों है? परेशानी यह है कि एक स्टील प्लांट के लिए स्थानीय लोगों को वहां से हटाया जाता है, उनसे एक्वायर किया जाता है जगह, उनके परिवार के एक व्यक्ति को वहां पे काम पे रखा जाता है। स्टील प्लांट तैयार होता है, गवर्नमेंट के पूरे फंडिंग लगते हैं, सब कुछ होता है जी। उसके बाद कुछ वर्षों बाद जब प्लांट तैयार हो जाता है तो उसको डी इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया जाता है। उसको एनएमडीसी नहीं डाल सकती तो उसका नाम बदला जाता है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, फिर नवरत्न कंपनी में उसको डाला जाता है और उसको फिर स्टॉक एक्सचेंज में 40% 50% शेयर मार्केट में फ्लोट किया जाता है कि कोई भी पब्लिक उसको खरीद ले। ये प्रोसेस में आ चुका है, आप देख लीजिएगा अप्रैल 24 2025 को जी। लेकिन यहां के स्थानीय लोगों को कितना काम दे दिया उन्होंने। आज यहां के स्थानीय लोग वहां पे 4th क्लास के काम कर रहे हैं, जो बगीचा सींच रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। जी, स्थानीय एजुकेटेड इंजीनियर्स को क्या प्राथमिकता दी जा रही है? सब बाहर से लाए हुए लोगों को, जमशेदपुर से लाए हुए, उड़ीसा से लाए हुए, यहां से लाए हुए लोगों को वहां पे जॉब में रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब आपका आशय क्या है? ये जमशेदपुर रायपुर हैदराबाद, क्योंकि ये पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में नहीं है, जगदलपुर में। लेकिन स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता दी जानी थी वो किसी प्रकार की मतलब आशय ये है कि जगदलपुर में अगर प्लांट लगा है तो ना तो दंतेवाड़ा के आदमी को नौकरी मिलनी नहीं, चाहिए, बस्तर के, ना बीजापुर मिले। क्यों भाई? क्यों बस्तर हमारा तो है? छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को अगर नौकरी मिल रही है तो परेशानी क्या है? छत्तीसगढ़ के मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर स्टेट से तो नहीं है। अच्छा, और अगर भारत के लोगों को नौकरी मिल रही है तो जतिन जी को ऐतराज है? हाँ, ऐतराज है इसमें हमको। तो कुल मिलाकर मानसिकता नहीं है। स्थानीय लोगों की जमीन जाती है, स्थानीय लोग इस पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं और बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे तो स्थानीय लोग क्या अपनी जमीन देने के लिए बैठे जी, मयूर जी हैं? क्या स्थानीय कहेंगे? लोग यहाँ के धुआं झेलने के लिए बैठे हैं? स्थानीय लोग अपनी तबीयत खराब करने के लिए बैठे हैं? ये जी। देखिए, एक बहुत बड़ी अफवाह फैला जा रहा है कि स्थानीय लोग को नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक आम शब्दों में बोलना है कि ये कारखाना बेच दिया जा रहा है, फलाना ठिकाना। 51% स्वामित्व जिसका होता है, मालिक वो होता है। अगर भारत सरकार के 51% एनएमडीसी के 51% अगर स्वामित्व है तो मालिक वो कहलाएगा। और शेयर आपने जतिन जी ने कितना ले लिया ये मालिक नहीं बन पाएंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं
कि भाई बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप भाई ले एक ले। चीज बताइए, देखिए, अगर- इसके लिए अगर- हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अमित शाह जी ने भरे मंच पे बोला है, हमारे केदार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोला था कि ये डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उस पर हम खड़े हुए हैं। तब जब केदार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तब कांग्रेस का बयान था, कितने गंभीर थे पता नहीं। केदार जी का कौन मानेगा, बोले प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा, अमित शाह जी बोले, और अमित शाह जी बोल दिए, अब अमित शाह जी बोल दिए और हमारे प्रधानमंत्री जी बोल दिए, अब किसके बोलने की बोल दिया। और जहां तक शौक की बात है, अब मैं आखिरी दौर की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, लेकिन आपने स्टॉक में तो दे दिया शेयर 40%, शुरुआत तो कर दी डिसइन्वेस्टमेंट। जतिन जी, अब आप तो स्वयं व्यापारी आदमी हो, मोदी जी भी ठीक ठाक व्यापारिक जानकार आदमी हैं, इस तथ्य को तो आप भी जानते हो, 51% जिसके पास होता है कंपनी का मालिक वही वो होता तो एक शुरुआत है शेयर स्टार्ट करने का, जैसी होगा आप देख लीजिएगा, आप भी रहेंगे, देख लीजिएगा कौन कितने है। शेयर। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के लोगों को जैसे जल, जंगल, जमीन, इंडस्ट्री, उद्योग, स्थानीय लोगों का बड़ा चिंता है। मैं एक चीज प्रश्न करना चाहता हूं। बहला डीला का लोहा को अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने बचा कर रखा था, 1933 में अंग्रेजों से बचा के रखा। 1966 में किसने जापान को एमओयू किया? कांग्रेस ने। 450 किलोमीटर रेल लाइन बिछाया। कितने लोगों को, बस्तर के लोगों को नौकरी लगाए? उनको पूछिए। बचेली और किरंदुल में प्लांट लगा, कितने लोग बस्तर के लोग नौकरी करते थे? इनको पूछिए। और अभी बोल रहे थे कि नगरनार में स्टील प्लांट में बस्तर लोगों को नहीं मिल रहा है नौकरी। 5 साल ये लोग बाटी खिलाने का काम, गिल्ली डंडा खिलाया। अगर प्रैक्टिस उनको इंजीनियरिंग कराए होते, उनको ITI कराए होते, आज सैकड़ों लोगों को नौकरी लगता। ये लोग बाटी खिलाने सिखाया 5 साल, कहां से नौकरी लगेंगे? और 60 साल भी यही काम किया। और हमारे चौधरी जी बोल रहे थे कि काला पानी का सजा। आपसे मैं पूछूं, हाईवे नेशनल रोड को छोड़ के कितने डामर सड़क बस्तर में थे? बस अभी भी बस्तर में बता दीजिए, गिना के बता दीजिए। हाईवे नेशनल छोड़ के एक भी बनाया था बस्तर में डामर सड़क? दूसरी बात, जिस सड़क से आप अपने घर से निकले ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ। सुनिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लॉन्च किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, यह हमारी सरकार ने बनाया। दूसरी बात, मैं जिस गांव में रहता हूं जगदलपुर से 10 किलोमीटर में एक भी हैंडपंप नहीं था। मैं 10 साल कांवड़ में पानी लाया हूं। कांग्रेस की बात करते हो आज, तो कुल मिला के आज कांग्रेस के लोगों को ये नहीं मालूम, शहर में पैदा हुए, शहर का राजनीति करो। आज जगदलपुर बस्तर अविभाजित बस्तर केरल राज्य से बड़ा था। काला पानी का सजा उसी ने बना दिया, ये अधिकारी कर्मचारी बोलते थे। आज और अभी कांग्रेस पार्टी को इसीलिए लोगों ने नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल शासन किया, अभी 5 साल भी शासन किया। इन्होंने बोला कि हम अपने गलती से कारण आ रहे। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, PSC घोटाला, चावल घोटाला, गाय घोटाला किसने किया वो बता दीजिए। अभी 7000 टन धान चूहा खा जाए, ये घोटाला नहीं। इसीलिए हमारे कवासी लकमा दादी 1 साल जेल थे और आप लोग उसको बड़ा योद्धा की तरह स्वागत कर रहे हो। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन जो है राज्य से बाहर रखने का बोला। ये कांग्रेस का नीति है। देखिए, कांग्रेस अब आप लोगों को चुतिया बनाकर राजनीति नहीं कर सकती। देश के लोग समझ चुके हैं। हमारा अटल जी ने कहा है, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और कांग्रेस मुक्त होगा। ये हो रहा है, चिंता मत करिए। आप लोगों का ये लोभ लुभाने वादे, 36 गंगा जल को कसम खा के 36 वादे करने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार 2 साल में 8 से 10 बड़े गारंटी को पूरा किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बना के दिया है हमने। महतारी वंदन ने 70 लाख को दिया है। ये हमारी सरकार का नीति है, इसीलिए कांग्रेस को छोड़ दिया। ये बात तो ठीक है। इस उपलब्धि पे कितने मुग्ध हो? हम आखिरी दौर की बातचीत पे हैं। हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण साथी इस समय सभागार में मौजूद हैं, जिनको चित्रकूट महोत्सव की समाप्ति में भी जाना है। सम्माननीय किरण देव जी और केदार कश्यप जी, सत्ता और संगठन दोनों इस समय साथ में बैठकर सुन रहे हैं। नहीं, नक्सल पे तो पूछूंगा, पर आप अपनी इस उपलब्धि पे कितने मुग्ध हो? देखो, आप लोग हमेशा बताते थे कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहां पर बहुत बड़ी समस्या भुखमरी और पलायन की थी। आपने समाधान दिया, 3 रुपए फिर 1 रुपए किलो चावल के रूप में, और अब भूख यहां पर कोई समस्या नहीं रही। पर जब राजेश चौधरी जी बोले तो आप अपनी इस उपलब्धि पे कितने मुग्ध हो कि पिछले कार्यकाल में आपने हर आदमी को चावल उपलब्ध कराया और अब तरक्की के उस मुकाम पर पहुंचे जब चूहों को भी चावल उपलब्ध करा रहे हो। वो पूछ रहे थे 7 करोड़ का चावल चूहे खा गए, क्या कहते हो महेश कश्यप जी?
सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर- हमारा धर्म कहा जाता है। सर अब इनको सभी का ये सुख नहीं की कामना मालूम करते हैं। इनको ये दूसरी नहीं बात- मालूम है कि दूसरी आज बात- आज इनको ये नहीं मालूम है अरे आप चौधरी जी, रुकिए। महेश कश्यप जी ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा ग्रहण ज्ञान। सुना करिए देखिए, हमारी सरकार सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का दुख सभी का दुख की कामना अच्छा, करता है। अच्छा, एक मिनट, और एक मिनट। अभी कोरोना काल में आपने अरे, देखा महेश जी, होगा, महेश जी आपके ज्ञान पर ही रहते हैं। आपने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। तो आपका ये संदेश कांग्रेसियों के संदर्भ में भी है ना? कांग्रेसी बहुत परेशान है भाई। सर एक मिनट चौधरी जी, आपके संदर्भ में सवाल है, सुन तो लो जवाब। तो सर्वे संतु अरे- निरामया के लिए भी अरे भैया आपके दुख पर बात कर रहे हैं, सुन तो लो कश्यप जी से। जी तो इसीलिए हमारी सरकार, एक समय कनकी चावल नहीं मिला करता था, आज लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है। एक समय लोगों को चलने के लिए रोड नहीं था, आज रोड मिल रहा है। एक समय बस्तर आजादी 79 वर्ष के अंदर भी लाइट नहीं था बस्तर में, बस्तर के कई गांव में लाइट नहीं था, हमारी सरकार लाइट भी पहुंचाए। आजादी के 79 वर्ष में बिजली नहीं था, हमारी सरकार बिजली पहुंचाई, वहां पानी पहुंचाई। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं आदरणीय हमारे पूर्व महापौर का जवाब देता हूं। ये बोल रहे थे कि हम लोग क्या बोलते हैं सर्वे, क्या नाम, नक्सलवाद के विषय में। जी जम्मू कश्मीर में नक्सलवाद किसके सरकार में चलता था? आतंकवाद। पूर्वोत्तर में अलगाववाद किसके सरकार में चलता था? अभी हमले नहीं हो रहे हैं बस्तर क्या? में अभी भी तो हमले हो रहे हैं। देखिए सुन लो। देखो, आज नक्सल, हम आतंकवाद भी खत्म कर दिए, अलगाववाद भी खत्म कर दिए, बस्तर में नक्सलवाद भी खत्म हो रहा है। और आप ही के नेता लोग ये नक्सलवादी फर्जी मुठभेड़ का नारा करके बचाव करते थे, संरक्षण देते थे नक्सलवाद को, आतंकवाद। आज इस पे मैं बोलना अंडरग्राउंड हो चाहूंगा। गए। आपके बड़े नेता कवासी लकमा जैसा व्यक्ति जब जुर्म कांड होता है, आन या मोटरसाइकिल चला के भाग जाता है और बाकी लड़ते मारे जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद के बारे में बताया। अच्छा कश्यप जी, एक बात देखिए, बताओ। इस- ये इस महेश विषय पे तो- आज इस विषय पे कांग्रेस तो के सांसद जी- कारण नक्सलवाद सांसद बढ़ा जी, है, ये बात लेकिन गलत है। हमारी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सुरक्षा नहीं दे पाई, आपका- रोड ओपनिंग नहीं दे पाई आपकी आपको पार्टी बता ने, दें। और हमारे शीर्ष नेताओं का आपने सरकार खून करवा दिया आपने। दिया था। ये गलत बात मत करिए हमारे लखमा जी के ऊपर। अपना प्रोटोकॉल आपको रोड ओपनिंग देना था, अपना प्रोटोकॉल का आपने उल्लंघन और किया। भी नहीं दी। प्रोटोकॉल में आपने क्या दिया? सब दिया हुआ था प्रोटोकॉल में, अरे रोड ओपनिंग नहीं दी गई। आपके जतिन जी, शासनकाल में पुलिस ने किसी प्रकार की रोड ओपनिंग नहीं दी, जो इतनी बड़ी घटना हुई। जतिन जी, आपका क्या नुकसान हुआ? जतिन जी 2 मिनट रुकिए। प्रोटोकॉल नहीं आपका क्या था वो बता दीजिए। नहीं वो तो ठीक है कश्यप जी। ये आपने जो कवासी लखमा जी का उदाहरण दिया, ये बताते हुए कि वो ऐसे निकल आए, मतलब आपकी परेशानी का विषय क्या है? कवासी लखमा जी उस हमले में शहीद नहीं हुए, ये आपकी परेशानी का विषय है? कवासी लखमा जी बच गए, ये आपकी परेशानी का विषय? परेशानी क्या है? हमारी परेशानी ये है, जबकि इनके नेता मारे गए, लेकिन उनके लिए इनका प्रोटोकॉल था उधर से आने का, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ के इधर से लाया गया। और दूसरी बात, प्रोटोकॉल तोड़ के लाया गया और पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे। दूसरी बात, और ये लोग हर समय नक्सली के संरक्षण में खड़े रहते थे। अभी इडमा जैसा व्यक्ति मारा गया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि मास्टरमाइंड इडमा था, कारतार मेडला का। इनके कांग्रेसी नेता इडमा को हीरो बनाने की बात कर रहे हैं, जो महेंद्र कर्मा जिसमें शहीद हुआ। ये कांग्रेस पार्टी नक्सली की इतेशी कौन है? इन्हीं के संरक्षण में नक्सलवाद पला पुला है, और आज नक्सलवाद खात्मा तकलीफ हो रहा है। इनको याद आ रहा है कि जल जंगल जमीन का रखवाला मर गया, जल जंगल जमीन जो वहां जमीन खरीदा जा रहा है, ये लोग चाहते हैं नक्सली बना रहे, वहां जमीन कोई खरीद न पाए, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगे, रोड नहीं मिले, बिजली नहीं, यही चाहते हैं कांग्रेस के लोग। जी जी चौधरी जी, आप फिर मैं आखिरी सवाल जतिन जी से लूंगा। नक्सलवाद पे बात आ रही है, तो बस्तर के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आज बस्तर का युवा सरेआम जंगल रोकने की बात को लेकर वापस नक्सली बनकर हथियार उठाने की बात किया है। सार्वजनिक तौर पर नक्सलवाद खत्म करने की बात करें, नक्सलवाद अगर खत्म, उसमें 50% कांग्रेस के लोग हैं। अगर नक्सलवाद उसमें खत्म करने की बात कांग्रेस के कर लोग रहे हैं, हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें नक्सलवाद 50% खत्म होना कांग्रेस के चाहिए, लोग हैं। परंतु जो सोच चौधरी साहब आपकी परेशानी क्या है? सोच की बात, नहीं रुको, आगे बढ़िए। मतलब नक्सली और नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ये परेशान हो रहे हो क्या? बिल्कुल परेशान नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है और खत्म होना चाहिए, परंतु जहां नक्सलवाद आप खत्म होने का दावा कर रहे हैं, आज वहां एक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचा है। जी ये सरकार की सोच है, वहां एम्बुलेंस पहुंचे, वहां रोजगार पहुंचे, तो क्यों वहां का जो युवा है
नक्सलवाद अच्छा, एक का मिनट। समर्थन करेगा। भाई जी, जरा- दूसरी भाई बात, जी, एक कैंप दूसरी- और एक और दिया- बात, एक और बात है। नहीं रुको, गरीबों एक की मिनट, बात। 1 मिनट रुको। देखो कितनी कमाल की बात कही चौधरी साहब ने। बोले अगर एम्बुलेंस पहुंचे, रोड पहुंचे, बिजली पहुंचे तो नक्सली बने ही नहीं। 1947 के बाद सरकार तो आपकी पार्टी की रही ना, ये सब पहुंचा दिए होते तो नक्सली नहीं बनते। कितना अपराध बोध है आपको? निश्चित रूप से देखिए, नक्सलवाद जो है, अब इतिहास उठा के देखिए, इतिहास उठा के अरे अभी देखिए। आपने जो ज्ञान दिया उस पर रहो। नहीं, मैं उसी पे बोल रहा हूं, बस्तर के नक्सलवाद पे बोल रहा हूं मैं। जब भाई साहब विधायक थे, साहब का छोड़िए, 60 साल आपने शासन का, उस समय क्या क्या विधायक बताइए थे, ना। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्रदेश में भी और देश में भी। और उस समय मोटरसाइकिल लेके भोपालपट्टनम से जगदलपुर आते थे बिना भय के। और जब रमन सिंह जी की सरकार आई तो गार्ड के साथ गाड़ियों में जाने के लिए इन्हें डर लगता था। मतलब ये फैक्ट चीज है, ये मतलब- फैक्ट चीज है। नक्सलवाद वो में जो जितना भी जो बम आप बोले, बता रहे हो ना, दिग्विजय सिंह के समय पे उनके मंत्री थे लिखीराम कांवरे, उनके सिर से फुटबॉल खेले थे नक्सली। चौधरी जी पता कर लेना, बालाघाट। होगा सर, होगा, होगा, ठीक है, मतलब होगा। मैं वो जो आप बता रहे हैं ना, मोटरसाइकिल से लोग आए जाते थे, आ जाते थे, आपके मंत्री के हम भी आते थे। आपके वो भी मंत्री- मोटरसाइकिल से गए थे। आपके मंत्री के सिर से लेकिन- फुटबॉल खेले। लेकिन- बहरहाल मैं तो बोल, मेरा आखिरी सवाल है। जीरम से भी सुधांशु जी- जीरम से भी मोटरसाइकिल से ही गए थे। सुधांशु जी, चावल पे भी एक बात बोलना चाह रहा हूं, 1 सेकंड बस लगेगा। बहुत तारीफ कर रहे थे चावल का, सर्व सुखी न संतु डायलॉग भी मारे एक बोले, लेकिन पूरा भी बोल दूंगा, समय की कमी बोल के मैं एक लाइन बोल रहा हूं, पूरा बोल दूंगा, प्रकार हूं, हाँ। आप निश्चिंत रहिए। जी, इन सरकार को यह नहीं मालूम है, जो 70 से 80 साल की बुजुर्ग माता बहनें हैं जिनका फिंगर नहीं ले रहा है, उनका राशन रोक दिया गया है। जी, 3 महीने से राशन नहीं दे रहे हैं। ये सबकी बात करते हैं, सबका विकास का बात कर, सबके लिए सोचने की बात कर। दूसरी चीज, यहां के जो स्थानीय पट्टा कांग्रेस गवर्नमेंट में बना था, जिसको मिलने से गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास का एप्लीकेशन भरेंगे, सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उस पट्टे में भूपेश बघेल का फोटो है, वो चेंज होगा तब देंगे। जी, ये मानसिकता है एक्चुअली। जी। अच्छा, आपको याद है ना कि वो कुछ मकान आपने भी रोके रखे थे, वो कितने 16 लाख 18 आवास लाख बता दे। 15-5 लाख प्रधानमंत्री आवास किसने रोक फिर से रखा बोलिए, था? फिर से बोलिए। मैंने कहा आपको पता है ना, वो आपके एक सम्मानीय मंत्री होते थे, बड़े नेता हैं अभी भी, नाम उनका टीएस सिंहदेव है। उन्होंने पंचायत मंत्री का दायित्व छोड़ा था। चौधरी साहब, आपको याद है क्या कि वो उन्होंने क्यों छोड़ा था? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना उस समय फिर भी महीने 1.5 महीने में भुगतान, आज 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ। अभी आपने जो सवाल किया उसका उत्तर नहीं दिए। देखिए, मैं ना- हमने एक कितना मासूम सा सवाल किया आपसे कि वो टीएस सिंहदेव साहब ने पंचायत सर- मंत्री का दायित्व छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? देखिए, आप हर चीज को जानते हैं, है ना, और सच्चाई के साथ जो व्यक्ति खड़ा होगा वो सीधी बात करेगा, सीधी बात करेगा। लेकिन ये सच्चाई ये है, प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री आवास का बखान कर रहे हैं, आज 7 महीने से हितग्राही परेशान है, उसका पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि सेंट्रलाइज कर दिया अच्छा, गया बस है। आखिरी सवाल है मेरा, जितिन जी, 3 साल बाद क्या उम्मीद है, क्या चाहेंगे? विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री रहें, यह अभिलाषा है, या भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बने, यह अभिलाषा है? जतिन जी, चाहने से कुछ नहीं होगा, निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो भाई जतिन जायसवाल जी का कहना है कि भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ख्याल अच्छा है लेकिन होगा नहीं पूरा। नहीं, कुल मिला के अब तो जतिन जी बताएंगे, टीएस सिंहदेव साहब और चरणदास महंत जब इन्हें फोन करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत के अंतर्गत जो कुछ बातें निकल कर आती है वो ये है कि बस्तर बदल रहा है, इस बात को तो मंच स्वीकार करता है। हर एक की अपनी अपेक्षा है और उस अपेक्षा के साथ आशंका है। राजनीतिक रूप से आशंकाएं जो भी रहें, पर कुल मिला के बस्तर की तस्वीर संवरनी चाहिए, केवल बदलनी नहीं चाहिए, यह हमारी कामना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।